राइका लोग राजस्थान की सबसे पुरानी भील प्रजातियों में से हैं। उनकी परंपराएं और विश्वास इस बात के सबूत हैं कि जानवर और इंसान के बीच कितना करीबी रिश्ता है। ये एक जीव के दूसरे जीव पर निर्भर रहने की अनूठी मिसाल है। राइका लोग ऊंटों को पारंपरिक तौर पर पालते हैं और राजस्थान की पश्चिमी सरहद और गुजरात में कच्छ में पाए जाते हैं। राइका लोग गांवों के बाहर रहते हैं, जबकि वे ऊंटों के अपने झुंड को अपने घर के भीतर आंगन में रखते हैं। राइका लोग खाना बदोश होते हैं और चरागाहों की तलाश में अपने ऊंटों के साथ साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। ये झुंड तो कई हफ्तों या महीनों तक भी घर से दूर रह सकते हैं। ऊंट का दूध इनकी जरूरतों को पूरी कर देता है। राइका लोग हमेशा बेहद कम सामान लेकर चलते हैं। ऊंट उनकी निगरानी तले बेफिक्री से चरते रहते हैं। सदियों से ऊंट का दूध किस्से कहानियों का हिस्सा रहा है और इसका इस्तेमाल बीमारियों को दूर करने और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा है। ऊंट का दूध बेहद पोषक होता है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है और गाय के दूध से भी कम चर्बी मौजूद होती है। गाय के दूध के मुकाबले इसमें विटामिन सी की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है और इसमें विटामिन B1, B2, B12 और A की मात्रा बहुत अधिक होती है। सूखे के मौसम के दौरान भी ऊंट हर रोज 4 से 5 लीटर दूध दे सकता है, जो 6 से 8 लोगों को जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए काफी है। पारंपरिक तौर पर राइका लोग ऊंट के दूध को बेचने को अभिशाप मानते हैं, लेकिन अब कुछ इलाकों में दूध की बिक्री आय का जरिया बनती जा रही है। ऊंटों के बाल भी अब आमदनी का जरिया बन गए हैं। बाल झड़ने के मौसम के दौरान किसी ऊंट से 2.25 किलो तक बाल मिल सकते हैं। राइका लोग ऊंट के बालों से कपड़े और कंबल बनाते हैं। कुटीर उद्योग के लिए ऊंट के बाल एक कीमती कच्चा माल है। इस मजबूत सामग्री से शॉलें, कंबल, रस्सियां और पायदान बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद आज ऊंट राइका लोगों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है। 3 साल की उम्र वाले ऊंट की बिक्री से सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए ही मिलते हैं। मशीनीकरण, चारे की कमी, सिकुड़ते चरागाह, बढ़ती बीमारियां, भेड़ और बकरी पालने वालों की तादाद में बढ़ोतरी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ऊंटों की आबादी घट रही है। तो पहले मेरे पास में 60 तो 70 ऊँट थे। आज की तारीख में मेरे पास में 10-12 थे। इन मुश्किलों की वजह से राइका लोग ऊंट पालने की अपनी परंपरा से दूर हट रहे हैं। थानाराम की मिसाल ही लीजिए। उन्होंने अध्यापन को अपना पेशा बना लिया है। ऊँटों के अंदर इतना जितना रोजगार मिलना चाहता है उतना नहीं मिलता है। इसलिए मैंने उनको पहले से जो हमारे घर में जो आमदनी थी वो मेरे को मालूम ही थी कि कितनी ऊँटों से मिलती है, तो वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैंने ऊँटों का धंधा छोड़ दिया और मैंने ये टीचर का व्यवसाय अपना लिया। बहुत सारे जो ग्रेजुएट नहीं है लड़के, जो पढ़ लिख नहीं रहे, वो अभी बॉम्बे की तरफ प्लान करते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई अपना व्यवसाय जो प्राइवेट धंधा है जिसमें उनको आमदनी अच्छी मिले वो कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन के व्यवसाय से थोड़ा हट रहे हैं सभी। बीकानेर भारत के एक कुबड़ वाले ऊंटों की जन्मस्थली है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जोरबीर बीकानेर में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बनाया है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल या NRCC का मुख्य उद्देश्य ऊंट पालने वालों के लिए ऊंट को आर्थिक रूप से वहनीय बनाना है। कैमल की जो नस्लें हैं, जो बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी, और भी जो कोई और नस्लें 7 नस्लें की बताई है, उसका संरक्षण करने के लिए NRCC ने कुछ प्रयत्न किए हैं, जिसमें कि इनके एलीट हर्ड्स, बहुत अच्छे जो जानवर हैं, उनका संग्रहण हमने यहाँ किया है। और उसका संग्रहण करते हुए हम ऐसे नर भी पैदा कर रहे हैं कि जो वितरित किए जा सके फार्मर्स के लिए, और जो उसका उपयोग लेते हुए अपने पास जो उपलब्ध उनके जो कैमल है उसको भी बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरह से उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए NRCC ने ऊंटों को उनकी ऊंचाई, जोतने की योग्यता, भार ढोने की क्षमता, शारीरिक वजन और आनुवंशिक पैरामीटर्स के हिसाब से श्रेणियों में बांटा है।
अच्छी कद काठी वाला 700 किलो वजन का ऊंट बिना थकावट दिखाए 2 टन वजन को 4 घंटे तक ढो सकता है। जैसलमेरी किस्म ज्यादा बड़ी और दिखने में दुबली पतली होती है, जिससे ये सवारी और दौड़ के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कच्छी ब्रीड के ऊंटों को दूध के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इनका रोजाना का दूध औसतन 4 से 5 लीटर होता है। इस प्रजाति के ऊंट भारी, रंग में हल्के और ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखते। जनन की दृष्टि से ऊंट साल में एक ही बार सक्रिय होते हैं। ऊंटनी का गर्भकाल 1 साल का होता है और यह अक्सर एक ही बच्चा देती है, लेकिन कभी कभी जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं। जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर बच्चे चलने लगते हैं, लेकिन 5 साल की उम्र तक ये अपनी मां के साथ ही रहते हैं। मगर बदकिस्मती से इन बच्चों की मृत्यु दर 20 से 30% है। एनआरसीसी ने इनकी जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नए प्रजनन कार्यक्रम विकसित किए हैं। 1 जनवरी 1910 को मान लीजिए एक मादा ऊँटनी गर्भित हुई। वो 13 महीने पश्चात यानी कि 1 फरवरी 1911 को बच्चा देगी। उसके बाद 2 महीने का समय लगभग हर पशु में हम समय देते हैं ताकि अगला गर्भ धारण करने से पहले, और वो जब तक समय व्यतीत होता है तब तक इसका जो पारंपरिक ब्रीडिंग सीजन है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊँटनी को हमने ये देखा कि ब्याने के महीने और 2 महीने के बीच में इसके अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और उस कंडीशन में हमने इनको ब्रीड कराने की कोशिश की और सफलपूर्वक हमें ब्रीडिंग मिली। ऊंटों की सामान्य उम्र 40 साल होती है। अलबत्ता कामकाजी ऊंट 25 साल की उम्र तक ही ठीक से काम कर पाता है। ऊंटों को बदमिजाज जानवर कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि ये बहुत ही सौम्य जीव होते हैं। इन पर जब सामान लादा जाता है तो ये भुनभुनाने और बलबलाने की आवाजें निकालते हैं, लेकिन ये काम करने के प्रति इनकी अरुचि का प्रतीक नहीं है। ऊंटों को लोक कथाओं में बड़ा सम्मान और प्यार दिया जाता है, और ये रेगिस्तान के योद्धाओं की गौरवशाली कहानियों तथा बहादुरी से जुड़ी दास्तानों का अभिन्न अंग है। आज ये लचीला और वक्त के हिसाब से ढला हुआ जानवर तेजी से बदलती दुनिया में जिंदा रहने का आखिरी संघर्ष कर रहा है।